हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। एंड ये है द इंडियन एक्सप्रेस का आज 23 जून 2022 का एडिशन। और आप सबको पता है कि हम द हिंदू एनालिसिस तो करते ही हैं, वो अपने आप में एक पूरा अखबार है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस मुझे पढ़ाने के बाद और समझाने के बाद ऐसा लगा कि इसमें कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो हिंदू में नहीं मेंशन रहती है। प्लस आपको अगर यूपीएससी का एग्जामिनेशन निकालना है, साथ ही मेंस निकालना है, इंटरव्यू निकालना है, तो बहुत ज़रूरी है कि ये मिक्स ऑफ ओपिनियंस, मिक्स ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में आए। तो द हिंदू एडिशन के साथ साथ अब मैं द इंडियन एक्सप्रेस एडिशन भी कराने की कोशिश करूंगा। अभी जस्ट एक प्रिलिमिनरी स्टेज है। आप लोग को अगर पसंद आता है कंटेंट तो ज़रूर उसको लाइक शेयर किया करिएगा। और कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग उसको लाइक करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा। कंटेंट पसंद आएगा ऑब्वियसली, है ना। हम डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ आइटम्स हिंदू में हमने डिस्कस नहीं किए हैं, जो उसमें नहीं आए थे, वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसलिए कोई व्यक्ति जिसने हिंदू सुबह का देखा भी होगा अगर हमारा, तो वो इसको इजीली देख सकता है। कोई न्यूज़ आपकी रिपीट नहीं होगी, कोई आर्टिकल आपका रिपीट नहीं होगा। एडिटोरियल्स भी हम देखेंगे और जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं एक्स्ट्रा जो नहीं आए हिंदू में वो भी हम देखेंगे। तो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, डेफिनेटली मेरी गारंटी है। बने रहिए वीडियो के साथ, एंजॉय करिए। सबसे पहले जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे इस न्यूज़पेपर की, वो आपकी इकोनॉमी पेज से है। आईओसी यानी कि आईओसीएल जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, उसने एक नया स्टेशनरी रिचार्जेबल इंडोर कुकिंग स्टोव डेवलप किया है। आईओसीएल ने क्या डेवलप किया है? रिचार्जेबल स्टेशनरी इंडोर कुकिंग स्टोव, जो कि सन की एनर्जी को यूज करके कुक करता है। अगर आप उसको आप किचन में रख दो तो इसका नाम सूर्य नूतन रखा गया है। एक्चुअली इसका नाम दे दिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और जमाना भी आपको पता है रिन्यूएबल का है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्टोव क्या नाम क्या है? सूर्य नूतन, जो कि एक वन टाइम प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एंड जीरो मेंटेनेंस के इसको आप यूज कर सकते हैं। एंड इसको सब्सटीट्यूट माना जा रहा है फॉसिल फ्यूल्स का। इट इज कंसीडर्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर फॉसिल फ्यूल्स, इसलिए इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सूर्य नूतन याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बनाया है। और एक रिचार्जेबल स्टेशनरी, इसके फीचर्स क्या है? रिचार्जेबल है और ये स्टेशनरी है, इंडोर कुकिंग स्टोव है, जो कि सूर्य की एनर्जी का यूज करता है टू कुक फूड। नाम है इसका सूर्य नूतन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरी जो न्यूज देखो, हिंदू में ये सारी न्यूज आइटम्स नहीं थे लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज हो रहा है, सेक्शन 194S ऑफ द आईटी एक्ट। अब इसको आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले सेक्शन 194S है किसका? आईटी एक्ट का, जिसके अंतर्गत ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, आपको पता है कि इस बार का जो बजट था उसमें निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला था कि वर्चुअल एसेट्स जो है यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो है, उस पर भी टैक्सेशन किया जाएगा 30% का। उसी के गाइडलाइंस ले डाउन किए गए हैं। और आईटी एक्ट यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका सेक्शन 194S, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 194S जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया उसमें। और उसमें बेसिकली बात की गई है किस तरीके से टैक्स डिडक्शन होगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, उसके गाइडलाइंस क्लियर कट हैं। एक एक करके अपन गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या गाइडलाइन है। आप बने रहिए, मजा आने वाला है। सबसे पहली बात इन्होंने ये कहा है कि 1% का टैक्स जो है वो टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के रूप में लागू होगा। इट विल बी लेवीड ऑन द ट्रांजैक्शंस ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का जब लेन देन होगा उसके ट्रांसफर में 1% टीडीएस कटेगा। एंड ये 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा। लेकिन ट्रांजैक्शन की वैल्यू ऐसे में ₹10,000 यानी कि 10,000 रुपए से ज्यादा एक साल में होनी चाहिए, तब आपका 1% टीडीएस कटेगा। ठीक है ना। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो अलग अलग केसेस हैं। सपोज करिए, ये लिखते जाइए, अलग अलग केसेस हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए हेडिंग की कौन कौन से केसेस हैं। पहला केस है कि अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट का जो ट्रांसफर है वो एक एक्सचेंज के माध्यम से हो रहा है। ठीक है ना। सपोज करो इट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ एक्सचेंज, तो उसके में क्या होगा कि जो वीडीए है उसको ट्रांसफर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, डिडक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो एक्सचेंज की रहेगी। ठीक है ना। अगर एक्सचेंज के माध्यम से हो रहा है एंड वीडीए का ट्रांसफर हो रहा है, तो पेमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करेगी। और कंडीशन और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी डिटेक्ट करने की? एक्सचेंज की रहेगी व्हाइल मेकिंग द पेमेंट टू द सेलर। ठीक है ना। इन केस ऑफ पेमेंट बिटवीन द सेलर एंड द एक्सचेंज, अगर मान लो कोई ब्रोकर भी बीच में आ गया, आप एक्सचेंज और सेलर के बीच में एक ब्रोकर आ गया, अगर एक सेलर और एक्सचेंज था, आप ऐसे लिख लीजिए, डायरेक्टली लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे आप, मैं आपको नोट्स बताता हूं, ज्यादा वर्ड्स का यूज मत करिएगा।
सीधे सीधे लिखिएगा केसेस, केसेस आपने लिखा, एक ऐसा किया, फर्स्ट आपने बनाया अगर सेलर और एक्सचेंज के बीच में हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज लिख दीजिए। अगर दूसरा लिखिए सेलर और यहाँ पे ब्रोकर और एक्सचेंज आ गया, मतलब सेलर और एक्सचेंज के बीच में कौन आ गया, ब्रोकर अगर आ गया, तो ऐसे केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिडक्ट करने की टैक्स वो बोथ ऑन एक्सचेंज एज वेल एज ब्रोकर, तो एक्सचेंज और ब्रोकर दोनों के ऊपर हो जाएगी, ठीक है ना। सिमिलरली अगर ट्रांसफर हो रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट का ऑन थ्रू एन एक्सचेंज एंड द वीडीए बीइंग ट्रांसफर्ड इज ओन्ड बाय दिस एक्सचेंज, तो अगर मान लो वीडीए ट्रांसफर हो रहा है थ्रू एन एक्सचेंज और जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है वो that is being transferred is owned by this exchange only, then the primary responsibility to deduct tax remains with the buyer or his broker, ठीक है ना। तो अगर एक एक्सचेंज ओन कर रही है किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट को और उसी के थ्रू एक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो बायर या ब्रोकर की है, बायर या फिर उसके ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मतलब एक्सचेंज से ही ये ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक्सचेंज से खरीदी की जा रही है। अब ये कौन सा केस था, यहाँ पे बायर था या फिर बायर का ब्रोकर रहा होगा, है ना, उसने किससे खरीदा, एक्सचेंज से खरीदा, लेकिन एक्सचेंज से खरीदा लेकिन एक्सचेंज का ही वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीदा, है ना। जैसे बिटकॉइन यूएसडी का नाम आपने सुना होगा, आप जब जाते हैं, ये बिनांस फिनांस के ऐप हैं, जब आप जाओगे इसमें तो आप देखोगे कि आपको पहले बिटकॉइन यूएसडी खरीदना पड़ता है, वो डॉलर अलग अलग उसके रहते हैं फॉर्म में, तो एक्सचेंज से ही आप लेते हो ना उनको, तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन में बायर या फिर बायर के ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है ना। तो ये कुछ केसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। 1% का टीडीएस मैंने आपको बता दिया, टीडीएस ऑफ 1% जो है लेवी होगा 1 जुलाई से, अगर आपका इफेक्टिव ट्रांजैक्शन 1 साल का 10,000 से ज्यादा है तब के केस में। अब मान लो 2 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं, एक और केस है कि अगर 2 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि मान लो एक बिटकॉइन है और दूसरी है ईथर। अब बिटकॉइन और इथीरियम को सपोज करो आप एक्सचेंज कर रहे हो, देन बोथ द पर्संस वुड बी कंसीडर्ड बायर एज वेल एज सेलर, तो दोनों ही व्यक्तियों को बायर और सेलर दोनों कंसीडर किया जाएगा, एंड देयरफॉर बोथ विल नीड टू पे टैक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना। याद रखिएगा अगर 2 अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांसफर किया जाए, जैसे कि इथीरियम बिटकॉइन को, तो ऐसे केस में दोनों बायर और सेलर उनको दोनों पार्टीज को बायर प्लस सेलर दोनों कंसीडर किया जाएगा और फिर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टैक्स डिडक्शन की। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला जो आर्टिकल है वो है निकोटीन कंटेंट कैन रिड्यूसिंग द निकोटीन कंटेंट कट एडिक्शन या स्मोकिंग डेथ्स। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट अभी डिसीजन यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, जिन्होंने कहा है कि जो टोबैको कंपनीज हैं वो कम करें अमाउंट ऑफ निकोटीन इन ट्रेडिशनल सिगरेट्स, जो ट्रेडिशनल सिगरेट्स हैं उनमें निकोटीन की क्वांटिटी को कम करें ताकि ये कम एडिक्टिव हो और जो डेथ टोल है स्मोकिंग के कारण, जो कि अभी लगभग 4,80,000 है एक साल में, वो घटे थोड़ा, है ना। 4,80,000 पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, एंड इसको कम करने के लिए, इसको कम एडिक्टिव बनाने के लिए जो यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहता है कि निकोटीन कंटेंट जो है उसकी वैल्यू को कम किया जाए, ठीक है ना। अब ये प्रपोजल दिया गया, तो यहाँ पे इस प्रपोजल को थोड़ा डाइसेक्ट किया जा रहा है ऑथर के द्वारा। तो सबसे पहले एफडीए ने कहा है कि क्यों जरूरी है निकोटीन को कम करना, तो उनका कहना है कि अगर लोअर निकोटीन होगा इट विल मेक इट मिनिमली एडिक्टिव, मतलब इसको एडिक्टिव नहीं रहने देगा फिर, और नॉन एडिक्टिव अगर होगा तो उसका यूज़ भी कम होगा, यूज़ कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है यंग जनरेशन जो है थोड़ा हेल्दी रहेगी और जो स्मोकर्स हैं वो क्विट कर सकेंगे स्मोकिंग की एक्टिविटी को। लेकिन ऑथर ने कहा है कि इसमें बहुत सारे हर्डल्स भी हैं। अब चैलेंजेस कौन कौन से हैं, केवल निकोटीन घटाने से काम नहीं चलेगा, क्या होगा, वो हाई निकोटीन सिगरेट्स इलीगल मार्केट्स में खरीदना शुरू कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है जिन देशों में, जिन जगहों पे शराब बैन रहती है, तो इसका मतलब थोड़ी कि वहां पे शराब लोग नहीं पीते, वो दूसरे मार्केट से उसको बाय करते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो समटाइम्स दे विल गो टू इलीगल मार्केट, समटाइम दे कैन गो अक्रॉस द बॉर्डर्स, मैक्सिको कनाडा से ले लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एफडीए वुड लाइकली हैव टू ओवरकम अपोजिशन फ्रॉम द टोबैको इंडस्ट्री एज वेल। अब आपको पता है एक पूरी इंडस्ट्री है, इकोनॉमी को सस्टेन करने वाली इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है,
उसके अपोजिशन को भी आपको सहना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर कई लोग वहाँ पे जाएंगे, अपना केस भी करेंगे। आपको पता है यूएस में तो बहुत ज़्यादा लफड़ा है राइट्स का, ये सब वोकेशन का, है ना। तो ऐसे में ये भी काफ़ी लंबा लीगल चैलेंज हो सकता है इसके ऊपर, तो काफ़ी टाइम लग जाए। हो सकता है कि कंपनीज को सुप्रीम कोर्ट वहाँ की 5 साल दे दे, 10 साल दे दे कि चेंजेस करो, ये 5 साल 10 साल का टाइम दे दे। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस विच आर देयर, जो कि आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने लेकिन ये कहा कि हाँ, एक आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है कि लो निकोटीन सिगरेट्स आप अभी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो इस तरीके से वो बंधेज मत करो, लोगों को अवेयर करो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ, ऑलरेडी ऑप्शन तो अवेलेबल है, जब लोग अवेयर हो जाएंगे तो ऑलरेडी उसको लेने लगेंगे, है ना। तो कुल मिला करके आपको ये कोशिश करनी है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाओ, मैनिपुलेशन लाओ। ऑब्वियसली जो आपकी वार्निंग सिंबल्स हैं उनको आप बढ़ाओ, है ना। तो वार्निंग्स को काफ़ी बड़े बड़े उसमें दिखाओ, और ताकि लोगों को एग्जैक्टली पता चले कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और लोगों के अंदर वो बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश करो, ठीक है ना। अगला जो एडिटोरियल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ब्रिक्स आफ्टर यूक्रेन। देखो बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल आते हैं, कुछ तो बहुत ही प्यारे आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, और बहुत सारे आते हैं, इसलिए अपने को सोचने का, दिमाग लगाने का मौका काफ़ी मिल जाता है। तो ब्रिक्स आफ्टर यूक्रेन का मतलब है कि यूक्रेन क्राइसिस के बाद ब्रिक्स की क्या वैल्यू है, क्या ये वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी, कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी। तो ऑथर ने कहा है कि ब्रिक्स का समिट होने वाला है, 2 दिन का समिट होगा। ऑब्वियसली बात है, थर्सडे यानी गुरुवार को ये समिट शुरू होगा। ब्रिक्स में मेंबर कौन कौन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज अगर आप देखें तो रशिया भी बड़ा है, चाइना बड़ा है, इंडिया बड़ा है, तीनों बड़े हैं। ऐसे में ऑथर ने जो कहा है वो कहा है कि ब्रिक्स को अब कुछ नई रियलिटीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। अभी तक ब्रिक्स बहुत ज़्यादा यूनिलेटरिज्म और एक्सक्लूजन के साथ आगे बढ़ा है, मतलब कि अभी तो ब्रिक्स जो है वह एक्सक्लूड होकर के, अलग होकर के चल रहा है। बट अब वो टाइम आ गया कि हम अपने जो ये जो ब्रिक्स है अपना यूनिलेटरिज्म छोड़े और थोड़ा इनके साथ, बाकी ग्रुप्स के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ मिल करके चले और अपने आप को एक पावर के रूप में प्रोजेक्ट करें। ऑथर का कुल मिलाकर के कहना है कि ब्रिक्स शुड प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ पावर नाउ। और पावर क्यों ना हो भाई, 40% से ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन ब्रिक्स के अंदर है, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया ब्रिक्स के अंदर है, 3 कॉन्टिनेंट्स के लैंड ब्रिक्स के अंदर है, 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स के अंदर है। ये सारी चीज होते हुए भी 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस इंडिया और चाइना ब्रिक्स के अंदर हैं। तो ये सब होते हुए क्यों नहीं ब्रिक्स अभी भी खुद को प्रोजेक्ट कर पा रहा है। ऑथर ने कहा है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं ब्रिक्स को, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए और एक पैरेलल इकोनॉमिक ब्लॉक बनाना चाहिए, ताकि हमको यूएस और वेस्टर्न पावर्स पे रिलाय ना करना पड़े। यूएस एंड वेस्टर्न पावर्स पे हमको रिलाय ना करना पड़े, इसलिए लाइक माइंडेड की सब चीज़ें लिखो, अपने पास नोट्स में रखो। बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट हैं ये। तो ब्रिक्स को क्या करना चाहिए, अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज जो हैं उनको अपने पास बुलाएं, ब्रिंग द लाइक माइंडेड कंट्रीज क्लोज टू इटसेल्फ, मेक अ पैरेलल ब्लॉक which should be independent of the West, it should be independent of the US hegemony। कुल मिला करके यूएस और वेस्ट की हेजेमोनी से हमको बाहर निकलना है। कैन वी डू दिस? क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हम इंटरनेशनल इस प्रेशर को फेस कर सकते हैं? देखो कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने किया है ये चीज़, चाहे न्यू डेवलपमेंट बैंक का बनना हो, चाहे कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट का बनना है। कि दोनों चीज़ें लिख लेना कि ये ब्रिक्स की हैं। एक तो कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है ना, तो ब्रिक्स ने अपने लिए कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट बनाया था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक भी आपको पता होगा। तो ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है ना, तो जब ऑलरेडी किया है तो इसको और इसी तरीके की चीज़ें तो है हमको करनी। फिर इसके बाद ऑथर ने लेकिन बताया कि प्रॉब्लम यह है कि हम अभी भी एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे, कि 20% से भी कम ट्रेड हम एक दूसरे के साथ करते हैं, उसको बढ़ाने की जरूरत है। इस पर ऑथर ने कहा कि इंडिया और चाइना को बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े मार्केट्स भी हैं, दोनों बहुत बड़े प्रोड्यूसर सप्लायर्स भी हैं। तो ऐसे में इंडिया और चाइना को बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा अगर हमको ब्रिक्स को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। तो दीज वर द थिंग्स विच वर देयर इन दिस आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वह है डिलीशन एज रीराइटिंग। अब यहाँ पे ऑथर ने कुल मिलाकर के एनसीईआरटी में जो चेंजेस किए जा रहे हैं उनके बारे में बताया। देखो मैं जल्दी क्विकली आपको कुछ चेंजेस बता दूं इंपॉर्टेंट जो हो रहे हैं, जो ऑथर के अकॉर्डिंग ऐसा है कि उनको नहीं होना चाहिए था, जैसे कि कुछ चीज़ें रिमूव की जा रही हैं, ठीक है ना।
जैसे कि ऑथर ने कहा कि भैया 2002 का जो गुजरात का सिनारियो था उसको रिमूव किया जा रहा है, 1975 का इमरजेंसी का सिनारियो रिमूव किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि एक तरीके से सोशल स्टडीज़ जो है उसमें कुछ चीज़ों को रिमूव किया जा रहा है जो टैकल होने में प्रॉब्लम होती है, ऐसी चीज़ों को रिमूव करके जो आने वाली जनरेशन हैं उनके दिमाग को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। सेकंड थिंग दैट द ऑथर सेज इज दैट कि इमरजेंसी को क्यों रिमूव कर रही है गवर्नमेंट जब वो प्रेजेंटली पावर में है, तो अपोजिशन की चीज़ को क्यों रिमूव कर रही है। तो ऑब्वियसली इनका कहना है कि एक क्विड प्रोको होता है। क्विड प्रोको का मतलब क्या होता है कि मैं आपकी गलत चीज़ हटा रहा हूँ प्लस अपनी गलत चीज़ हटा रहा हूँ। अगर सिर्फ अपनी हटा दो तो आप बोलते हैं ना, लेकिन जब दोनों की हटेगी तो दोनों कुछ नहीं बोलेंगे। तो दो बड़ी पावर्स की जो भी चीज़ें हुई हैं उनको हटाने की बात ऑथर ने यहाँ पे कही है, ठीक है ना। ऑथर ने कहा है कि सेम यहाँ पे एक कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। जैसे पहली स्ट्रैटेजी क्या है कि एक तो करिकुलम और टेक्स्ट बुक का बहुत बड़ा रोल रहता है इन शेपिंग द माइंड्स। ऑब्वियसली द टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द माइंड्स, इसलिए आप यू शुड ऑलवेज कीप अ हैवी हैंड ऑन द करिकुलम। और ये चीज़ लॉर्ड कर्जन ने भी की थी। 1904 का टाइम पीरियड था, अगर आपको याद हो तो उस समय भी एजुकेशन की कमेटी बनी थी। एजुकेशन को रिफॉर्म करने की बात, उनके नाम पे कई बार करिकुलम भी चेंज किया गया है ना। सेम चीज़ बहुत बार कमीशंस के थ्रू ब्रिटिशर्स करते आए हैं। तो ऑथर ने कहा कि करिकुलम के ऊपर हमेशा हैवी हैंड रखा है जो रूलिंग पार्टी रहती है, रूलिंग गवर्नमेंट रहती है। दूसरी चीज़ ऑथर ने कहा है कि जैसे प्रेजेंटली जो प्रॉब्लम्स है, जैसे सपोज करो कास्ट सिस्टम एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में था, तो कास्ट सिस्टम का एस्पेक्ट हटा करके उसको एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में ना प्रोजेक्ट करके उसको एक माइनर किसी डिस्टॉर्शन के रूप में प्रोजेक्ट कर देना, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। किसी बड़ी प्रॉब्लम को किसी बहुत छोटा सा डिस्टॉर्शन बता करके उसको प्रेजेंट कर देना ताकि लोगों का ध्यान उस बड़ी प्रॉब्लम से हट जाए, ये दूसरी स्ट्रैटेजी होती है। तीसरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो ऑथर ने बताई वो ये है कि रीस्टेटमेंट ऑफ द मोरल बेसिस ऑफ सोशल पॉलिटिकल प्रोसेस। मतलब कि जैसे कि इमरजेंसी का चैप्टर डिलीट कर देना या ये चीज़ें कर देना, ये पूरी की पूरी सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेस का जो बेस है, फाउंडेशन है, उसको ही चेंज कर देना है ना। तो कुल मिलाकर के सिटीजन्स का पूरा दिमाग जो है उसको टेम करना जो एम है वो है कि किस तरीके से मिनिमम गवर्नेंस या मिनिमम डेमोक्रेसी दिखाई जाए, जो शोकेस ऑफ मिनिमम डेमोक्रेसी, ताकि लोग जो है वो इसी तरह से मीक और वीक बने रहें और बातें चुपचाप सुनते रहें। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, ये ऑथर की व्यू पॉइंट है। तो वी हैव हर्ड दीज व्यूज। आई थिंक दीज आर इनफ फॉर टुडेज एडिटोरियल पर्पस एंड टुडेज न्यूज एनालिसिस। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप you enjoyed it. I hope you liked it. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.